नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका एनसीईआरटी का आपका 1.3 का एक्सरसाइज चल रहा था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने आपका ये वाला बताया था। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया होगा, जिसमें लिखा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें P/Q का एक ऐसा उदाहरण लेना है जो एक वो पूर्णांक को दिखाए, ठीक है, और जिनका जो है वो एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसमें अलग अलग कंडीशन भी पूछा गया है। तो एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए और साथ में शांत दशमलव निरूपण भी प्रसार होना चाहिए। और हमें यह भी बताना है, अनुमान लगाना है कि हम Q का कौन सा जो है गुण वो हम अवश्य संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमें 3 कंडीशन वाले सवाल पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग है, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है और ये पूछ सकता है। जैसे वैसे ये एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता नहीं है वैसे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि जो P/Q का एक रूप का जो एक विभिन्न परिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना P/Q जो है वो एक परिमेय संख्या है जिनमें P और Q का क्या है, जिनमें जहाँ P और Q क्या है, वो एक पूर्णांक है। हम इसको मान लेंगे क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। तो जिनमें एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और शांत दशमलव भी प्रसार भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फ्रैक्शन लेने हैं जिनका शांत दशमलव हो और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। तो यहाँ से रेंडमली मैं कोई 1/2 ले लूँगा। इस प्रकार का है 1/4 हो, 5/8 हो। तो यहाँ से क्या है, एक ऑड इवन नंबर का कॉम्बिनेशन लेकर चलोगे तो आ जाएगा। जैसे 1 क्या है आपका ऑड नंबर, 2 इवन मैंने ले लिया। ये भी 1 क्या है ऑड, 4 इवन ले लिया। 5 क्या है ऑड, 8 मैंने इवन ले लिया, ठीक है। या ऐसे मैंने 36 इवन नंबर ले लिया, 25 ऑड नंबर ले लिया। तो इस केस में आपका जो है 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। और 7 बाई जो है वो 125 ले लिया, ठीक है, या 19/20 ले लिया। तो ऐसे जो है यहाँ पर आप सारे संख्याएं जो हैं वो ले सकते हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं हो, है ना। तो सभी स्थितियों में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में हम सोचते हैं, जिसे जब हम उसके हर से गुणा करते हैं तो वह 10 या 10 की घात में हम संख्या देता है। जैसे यहाँ पर अगर 1/2 को अगर हम देखें तो ये वही 1/2 जो है, अगर मैं इसमें 1 की गुणा अगर मैं 5 में करूं और 5 का गुणा मैं नीचे भी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो मुझे शांत दशमलव प्रसार भी दिखाना है, तो कोई ऐसी संख्याओं का मुझे गुणा करना पड़ेगा जिसका जो है वो हर क्या बने, 100 बने या 1000 बने या 1 लाख बने। कुछ ऐसी संख्याएँ जो है हमें लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 5/10 हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 मैंने ले लिया और अब इसका मैं गुणा कर दूं, 1/4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 25, मतलब अगर 4 में ऐसा कौन सा संख्या गुणा करूं जो मेरा 100 आ जाए, तो 25 का गुणा करेंगे तो 25 का नीचे होगा तो 25 का ऊपर भी हो जाएगा। तो 25 चौक का 100 हो जाएगा, यानी ये 25/100 हो गया। और जब डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 5/8 है, तो 5/8 है, इसका गुणा करोगे 125 में और ये 125 में करोगे तो 125 का गुणा 8 में करोगे तो 1000 हो जाएगा और 125 का 5 में करोगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जो है वो हमें संख्याएं लेनी है जिसका दशमलव प्रसार आपका शांत होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इतना पर भी आप छोड़ सकते हो, कम से कम 2-3 आप निकाल लीजिए, बस उतना बहुत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि उपरोक्त से हम प्राप्त करते हैं कि उपरोक्त संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और उसके अनुदिश हम देखते हैं कि यहाँ पर उपरोक्त संख्याओं का जो हर है वो 2m × 5n के रूप में है। किसके हैं, n के रूप में है। जो मैंने बोला वो लिखने के बाद आपको ये लिखना है
ठीक है, रूप में है जहाँ जो है ये m तथा n जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, ये आपका हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस प्रकार है। तो इस प्रकार जो है वो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होने चाहिए, यानी वो एक रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर आना चाहिए। तो रेंडमली आप कोई सा भी 3 जो है वो संख्याएं आप ले सकते हैं जो अनवसानी अनावर्ती हो, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा सॉल्व करना है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहली संख्या हम ले लेंगे, कोई भी रेंडमली ले लीजिए। मैं ले रहा हूँ भाई 0.64, इस तरह से 064, ठीक है, और 0.064, इसी तरह से 0.0064। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं रिपीट होंगी। ठीक है, दूसरी संख्या मैंने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया कि 0.74, फिर 0.74, फिर 0.074, फिर 0.074, इस तरह से 4074, 5074, इस तरह से आपको क्या करना है, रिपीट करते जाना है। हमें अनवसानी अनावर्ती लेना है, मतलब वो डेसिमल जो है वो के बाद यहाँ पर रिपीटिंग नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप अक्सर कई सारे ऐसे संख्याओं का भाग दिया होगा जो नंबर कभी वो मतलब ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब वो आता ही रहता है, तो वो अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये आपका कोई और संख्या ले लीजिए 0.70, इसी तरह से 7007, इसी तरह से 0007, इस तरह से 407 हो जाएगा, 1 2 3 4 7, इस तरह से 507, इस तरह से आपको संख्याएं बढ़ा देनी है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट एनसीईआरटी के सवालों को ले लेते हैं, और एनसीईआरटी के तो एक भी सवालों को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा है कि एक परिमेय संख्या दी गई है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी इनके और इनके बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल में निकालेंगे कि हम इस 7 से 5 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 से 5 में भाग देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 49 हो गया, फिर 1 0, 7 1 कम 7 हो गया, फिर 3 0, इस तरह से 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 0, फिर यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है जब आप संख्याएं जब निकालोगे तो फिर ये निकलता चला जाएगा, तो 8 5 के बाद फिर ये संख्याएं रिपीट होने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5/7 है वो 0.714285 होगा और ये रिपीट होगा। ठीक है, ये हमारा एक पहली संख्या आई है। दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए है कि कुछ ऐसे लिखा हुआ, ये 9/11 दिया गया है। तो इसको जब आप 11 से भाग दोगे 9 में, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर 0 लगा दीजिए, तो 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर यहाँ से 11 एक कम जो है वो 11 हो जाएगा, फिर बचेगा 9, फिर 0। यहाँ से मतलब ये बार बार संख्याएं जो है वो 81 81 81 81 रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब जो 9/11 है वो यहाँ पर 0.81 पे बार लगा दीजिए, इसका मतलब ये क्या है, संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब हमें 0.81 और 0.714285 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान, देखिए अब यहाँ से 71 मान लीजिए और यहाँ से 81 मान लीजिए,
दो संख्याओं का। तो 71 और 81 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं भाई? 71 के बाद 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा, 75 होगा, 76 होगा, 77 होगा, 78 होगा, 79 होगा, 80 होगा। मतलब ये सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो उनमें से हमें केवल 3 संख्याओं को लेना है। तो कोई सी भी संख्या ले लीजिए और हमें अपरिमेय दिखाना है तो उन सारे को हम रिपीटिंग डेसिमल में लिख देंगे। मतलब वो डेसिमल के बाद वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? रिपीट होनी चाहिए। अब अपरिमेय संख्याओं को तो हम अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। तो यहाँ से उसको भी लिख लीजिए आप, अनवसानी अनावर्ती में ही हमको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 71 के बाद क्या है, मैं आता है 72, तो मैंने 72 ले लिया, है ना। तो यहाँ से 0.72, फिर इस तरह से 0.72, फिर 00, 72, फिर 000, 72, इस तरह से 40, 72, इस तरह से वे संख्याएं रिपीट होंगी। तो ये पहली संख्या निकल गई। फिर यहाँ से 72 के बाद 73 ले लीजिए या 74 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। अब मेरा मन कर रहा है 79 लेने का, तो मैं ले रहा हूँ 0.79, 079, फिर 0079, फिर 00079, है ना, 4079, इस तरह से वो सारी संख्याएं रिपीट होंगी। अब इसके बाद मैंने 80 ले लिया, तो 0. यहाँ से 80, फिर 8 के बाद यहाँ से 00, फिर यहाँ से 8 के बाद 000, फिर यहाँ से 8 के बाद 40, फिर इसके बाद 8 के बाद यहाँ से 50, इसके बाद मतलब ये सारी संख्याएं इस तरह से रिपीट होंगी। तो यही हमारी 3 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपसे सवाल पूछा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया होगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 का। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी जो संख्याएं वो परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे √3 यहाँ पर दिया गया होगा आपके बुक में, तो इसमें वो अपरिमेय संख्याएं हो जी, क्योंकि इसका कोई पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। 225 का देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग है 15, तो ये परिमेय संख्या होगा। और 0.3796 है जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और 7.47847 क्वेश्चन लिखा होगा जो कि वो संख्याएं क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, तो वो अशांत आवर्ती है और ये आपका अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 1.101010, इस तरह से ये भी क्या है? रिपीट हो रहा है और ये भी अशांत अनावर्ती है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का, प्रश्नावली 1.4 का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है। तो बताइए कि यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन जो है वो परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 - √5 दिया गया है, तो ये तो देखने पर ही लग रहा है यहाँ पर कि 2 एक तो परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों घटाया गया है, तो यहाँ घटाने पर भी वैल्यू अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, और एक सवाल दिया गया है, ये तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है यहाँ पर दिया गया है कि 3 प्लस ये है √23 और माइनस किया गया है 2√3। अब ये पूछा है कि क्या ये अपरिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 प्लस √23 और ये माइनस 2√23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आएगा। अब मैं इसको 3/1 लिख सकता हूँ, तो ये p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपका है, पूछा गया है कि 2/7 है और √7/√7 दिया गया है। अब ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 आएगा p/q के रूप में, ये परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन देखिए और लिखा हुआ है यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया होगा 2π। ये पूछा है कि ये क्या ये परिमेय है कि कौन सा, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर 2 तो एक परिमेय है, लेकिन यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3.14 इस तरह से वो संख्याएं आती रहेंगी, कभी वो एंड होगा ही नहीं। और 2 का गुणा भी जब आप 3.14 में करते चले जाओगे तो वो भी डेसिमल में रिपीट मतलब आता ही रहेगा, कभी एंड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर पाई तो एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्याओं गुणा आप कर रहे हो परिमेय में, तो अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपरिमेय।
ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा होगा कि व्यंजकों को सरल करने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सॉरी 3 + √3 इन ब्रैकेट है 2 + √2। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आपका हल में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हो जाएगा 6, और ये 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब प्लस यहाँ √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और प्लस यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू सॉल्व होगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अब यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 + 3√2 2√3 और आपका यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें गुणा करने के लिए दिया गया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कठिन सवाल ले लेते हैं कोई। हाँ, एक देखिए सवाल दिया गया फार्मूले पर बेस्ड है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो सवाल आप लोगों ने हल कर दिया होगा, शुरू में ही मैंने बता दिया था। जैसे 3 + √3 दिया गया है और 3 - √3 दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये a + b और a - b के फार्मूले पर है। फार्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू a + b में दिया गया हो और a - b में दोनों का गुणा हुआ है, इन दोनों के बीच अगर कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक हो जाएगा a², एक हो जाएगा -b², है ना। a का गुणा a करेंगे तो यही आपका फार्मूला बनेगा। तो इसी पर ये आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ से डायरेक्ट लगाइए आप, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 3, ये हो जाएगा 6। इसका आंसर होगा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। बस यहीं पर आपको इस तरह से छोड़ देना है। और एक और देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 नंबर का है, √5 + √2 इसका होल स्क्वायर है। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। बस इसी में रख दीजिए। √5 का होल स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर + 2 √5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट से आपका कैंसिल ही हो जाएगा, हट जाएगा आपका, वो ये 2 + √10 हो जाएगा। फिर 5 2 7 + 2 √10 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप लगाए ही होंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपका एक, और एग्ज़ाम में पक्का वो ज़रूर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो लिखा गया क्वेश्चन है कि आपको याद होगा, पाई को एक वृत्त की परिधि जो है वो मान लीजिए c मानना है, और उसके व्यास जो है वो d मान लीजिए। इसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है c/d, और यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, और इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो ये कुछ रीजनिंग टाइप का दे दिया है, घुमा करके लिखा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर पाई कहा गया एक वृत्त की परिधि है, ठीक है। इसमें कहा गया है जिसमें पाई बराबर जो है वो c/d लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय है, और इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे। चलिए देखिए कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि हमको याद है कि जब हम कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से कोई लंबाई मापते हैं तो जो है यहाँ पर हमको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुमान नहीं कर पाते कि c तथा d वो एक अपरिमेय है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई परिमेय संख्याएं होती हैं तो हम उसका एक नंबर लाइन खींचते हैं। तो यहाँ भी तो ये आपका c/d एक परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जबकि अपरिमेय संख्याओं को तो हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्ट तो एकदम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर हम उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर याद रखिएगा
जो C/D है, ये पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, तो जो कि यहाँ पर एक पाई का मान, यहाँ पर एक सन्निकट मान है, ठीक है। जो कि पाई जो है एक सन्निकट मान है, ठीक है, सन्निकट मान है, ठीक है। क्योंकि जब आप भाग दोगे इसमें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है डेसिमल रिपीट रिपीट कह रहा हूँ मैं, जिसमें आपका डेसिमल में नंबर संख्याएं वो आती रहती हैं, तो ये आपका अंतर विरोध नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यही है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर संख्या रेखा पर जो है √9.3 को हमें निरूपित करना है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। कैसे, देखिए निरूपित करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है √9.3 को निरूपित करना है हमें संख्या रेखा पर। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा जो है यहाँ पर बना लीजिए। संख्या रेखा बन जाएगा और यहाँ से हम कोई सेंटर जो है वो A ले लेंगे और यहाँ से A हो जाएगा और यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा B है और यहाँ से एक हम स्केल से लाइन सबसे पहले जो है हम लिख लेंगे यहाँ पर। ये एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु A से हम 9.3 A से ये हमारा रेखा की लंबाई हो जाएगा 9.3 इकाई, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थिर बिंदु A से जो है 9.3 इकाई की दूरी पर हम चिन्ह लगा करके एक ऐसा बिंदु हम B जो है वो प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमें AB बराबर 9.3 की इकाई जो है वो B से, यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से हम जो है BC से एक दूरी हम ले लेंगे, ये एक इकाई आपका हो जाएगा और इस दूरी पर यहाँ से हम चिन्ह लगाएंगे, ये बिंदु C आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पूरा एक ऐसी रेखा हमारा कंप्लीट यहाँ पर खींच देंगे और यहाँ जो मध्य बिंदु O आपको ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर O को हम केंद्र मानकर OC को त्रिज्या मान के यहाँ पर ये O को केंद्र मानेंगे और OC को हम त्रिज्या मानेंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास कंपास है तो मैं उसी से करके दिखा दे रहा हूँ। कंपास कहाँ गया भाई, अरे यार साला यहीं पे रखता, हाँ मिल गया। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से O को यहाँ से हम केंद्र मानकर और ये C आपका त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से हम एक अर्धवृत्त यहाँ से खींचेंगे। लग रहा है कोई डिस्टेंस मिस्टेक हुआ है, C को ही त्रिज्या मानना है। चलिए मैं बिंदु C को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से ऐसे इस एक अर्धवृत्त में खींचूंगा, ठीक। ये आपका आएगा और ये आपका बिंदु C होगा। इसको मैंने रेंडमली ले लिया था, ये आपका नहीं है, ये आपका बिंदु C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम OC को त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे और AC पर एक लंब हम खींच देंगे। क्या करेंगे, हम AC पर एक लंब यहाँ पर BD खींचेंगे। यहाँ से अब इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये हम यहाँ पर लंब जो है वो कहाँ गया, AC पर लंब जो है यहाँ पर हम ये खींच देंगे और B से होकर जाती है ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AC पर लंब आपका B हो गया तो हम यहाँ पर एक पॉइंट D मान लेंगे, ठीक है। तो D पर काट रहा है तो यही जो BD आप देख रहे हो ना, यही BD आपका जो है वो 9.3 हो जाएगा, यही BD जो है। अब यहाँ से इस पर हम क्या करेंगे, अब इसको त्रिज्या मानेंगे B और D को, ठीक है। तो यहाँ से हम BD को त्रिज्या मानेंगे। अब फिर से त्रिज्या मान करके एक जो है आर्क और खींच देंगे यहाँ से, ठीक है। ये एक आर्क और आप खींच देंगे और ये आपका बिंदु E जो है वो एक प्राप्त हो जाएगा
यहाँ से ई जो है एक पॉइंट ई मिलेगा, और यही जो आप आर्क देख रहे हो ये बी डी से जो त्रिज्या माना गया है ये आर्क बना है, और यही आपका 9.3 है, और यही क्या है आपका √9.3 है, ये आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी सी को हम जो है कहाँ गया, हाँ, तो बी सी संख्या रेखा है और बी को हम 0 मानेंगे और सी को हम 1 मान लेंगे। तो बी को केंद्र मान करके बी डी को त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा ई पर जो है वो काटता है, तब यहाँ पर ई का मान जो है वो हमारा, ये हम इसको निरूपित कर सकते हैं, इतना हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, और इसके बाद आपका कुछ एक एक्सरसाइज आपका और बचा होगा जो कि घातांक वाले पर है। तो और इसके बाद परमेयीकरण वाले सवाल हैं। तो मैंने परमेयीकरण वाले सवाल मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और कल मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, जो और प्रश्नावली वो 1.5 भी आप देख लीजिएगा, और मैं उसमें से भी सवाल बता दूंगा। और ध्यान रखिएगा कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के बाद ये चैप्टर मैं सोचूंगा इसको रिमूव कर दूँ, क्योंकि मतलब ख़त्म कर दूँ, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। और कल तैयार रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का लिस्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।